नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सिक्स शेड्यूल के बारे में, क्योंकि हाल फिलहाल में लेह लद्दाख ने सिक्स शेड्यूल में इंक्लूड करे जाने की डिमांड रखी है सेंटर से। अब यहां पे मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि शेड्यूल टॉपिक यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट 15 सालों में यूपीएससी ने लगभग 20 क्वेश्चन पूछे हैं इस टॉपिक से। इनमें से कुछ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और कुछ आप अपने प्रीवियस ईयर सेक्शन में देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, द प्रोविजन इन द फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड इन ऑर्डर टू। यहां पे यूपीएससी आपसे पूछ रही है कि फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल को बनाने का कारण क्या है। अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से मेंशन करें। बात की जाए सेकंड क्वेश्चन की, which one of the following schedule of Constitution of India contain provision regarding anti defection। यहां पे यूपीएससी आपको पर्पस बता रहा है और पूछ रहा है कि कौन से शेड्यूल में यह मेंशन्ड है। तो ये दो तरह के क्वेश्चन है जो शेड्यूल टॉपिक से अमूमन यूपीएससी आपसे पूछता है। तो इसका भी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आइए बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। अंडर विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया Can the transfer of tribal land to private parties for mining be declared null and void? अब इसके लिए आपको आंसर मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दो प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। ऐसा क्या है सिक्स शेड्यूल में जो लद्दाख सिक्स शेड्यूल के अंडर आना चाहता है? सिक्स शेड्यूल क्या है और क्या है इसकी विशेषताएं? तो इन दोनों क्वेश्चन के जवाब पाने के लिए आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक का। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। देखिए, जो भी बच्चे 2022 के प्रीलिम्स और मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए आखिरी मौका हो सकता है अपने जड़ों को और अच्छे से मजबूत करने के लिए। हमारा प्रारंभ 4 बैच लॉन्च होने वाला है 20 दिसंबर 2021 को। आप इसके लिए video.onlyias.in पे जाके लॉगिन कर सकते हैं और नीचे दिए गए नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहां पे हम कोशिश ये करेंगे कि आपकी फाउंडेशन को और अच्छे से मजबूत कर सकें। बात की जाए सिक्स शेड्यूल की, तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें 4 स्टेट्स इंक्लूड होती हैं। एक है आपकी असम, दूसरी मेघालय, तीसरी मिजोरम और चौथी है आपकी त्रिपुरा। तो ये 4 स्टेट हैं जो सिक्स शेड्यूल के अंडर कवर होती हैं। कई बार यहां पे आपको मणिपुर के साथ कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। एटीएम विदाउट मनी, मतलब एटीएम में पैसे खत्म है और यहां पे मणिपुर इंक्लूडेड नहीं है। इन सभी स्टेट के बारे में मेंशन किया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 244 में। ये प्रावधान भारतीय संविधान में पास किए गए थे 1949 में, जो कि बर्दोलोई कमेटी की रिकमेंडेशन पे भारतीय संविधान में इंक्लूड किए गए थे। अब यहां पे गौर करने वाली बात यह है कि इन प्रावधानों को भारतीय संविधान में इंक्लूड करने का कारण यह था कि हम सेफगार्ड प्रोवाइड कर सकें ट्राइबल पॉपुलेशन को। अब इसके लिए हम इन्हें ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने की छूट देते हैं। इन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को ना केवल लेजिस्लेटिव पावर है, बल्कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर भी है इनके पास। सिक्स्थ शेड्यूल में गवर्नर के पास पावर है कि जो ट्राइबल एरिया की बाउंड्रीज हैं वो उनको बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। इसके अलावा कोई एरिया ट्राइबल एरिया के अंडर इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है, इसकी भी पावर गवर्नर के पास ही है। उसके अलावा ये नाम भी बदल सकते हैं इन शेड्यूल एरिया की ऑटोनॉमस काउंसिल का, और इसके लिए इन्हें कोई सेपरेट लेजिस्लेशन नहीं चाहिए। अब बात की जाए हिस्टोरिकली सिक्स शेड्यूल में वो एरिया आते हैं जो पहले असम प्रोविंसेस के पार्ट थे। यहां पे ऑलमोस्ट 90% आपकी पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर एक्सक्लूडेड एरिया में आते थे। मतलब यहां पर किसी भी आउटसाइडर को लैंड लेना अलाउड नहीं था। इसके अलावा भारतीय संविधान के आर्टिकल 244 सेक्शन 2 और आर्टिकल 275 सेक्शन 1 में भी इस बारे में जिक्र किया गया है। आइए अब जानते हैं कि क्या खास है इस सिक्स शेड्यूल में। जो भी एरिया सिक्स शेड्यूल के अंडर इंक्लूड होता है
उनको ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेशन की पावर मिल जाती है। मतलब ये अपनी खुद की ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फॉर्म कर सकते हैं। ये काउंसिल्स लगभग आपकी स्टेट की पावर को ही रिफ्लेक्ट करती हैं, लेकिन एक छोटे स्केल पे। इनके पास ना केवल लेजिस्लेटिव पावर है, लेकिन इसके साथ के साथ एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर भी है। अब बात की जाए इनके पास किस तरह की लॉ मेकिंग पावर है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लैंड, फॉरेस्ट, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, मैरिज और डिवोर्स और सोशल कस्टम जैसी चीजों पे ये अपने लॉ खुद बना सकते हैं। अब इनको ये पावर देने के पीछे कारण ये था कि ये अपने एरियाज को अपने हिसाब से मैनेज कर सकें, क्योंकि इनके जो कस्टम है वो सामान्य जनजातियों से अलग है। मतलब जो हमारी नॉर्मल पॉपुलेशन है उनसे इनके कल्चर थोड़े अलग हैं और हमें जरूरत है इनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने की। उसके अलावा इनके पास कुछ टैक्सेशन पावर भी है, जैसे कि ये लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट कर सकते हैं। अगर बात की जाए इनकी जुडिशियल पावर की, तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये विलेज कोर्ट बना सकते हैं, जिनके पास पावर है ट्राइब से रिलेटेड केसेस को सुनने की। उसके अलावा 6 शेड्यूल मेंशन करता है कि आप रीजनल काउंसिल भी बना सकते हैं। मान लीजिए ये आपका ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है और इसके अंडर 4 अलग अलग ट्राइब्स मिलती हैं, तो यहां पे आप अलग अलग ट्राइब्स के लिए रीजनल काउंसिल बना सकते हैं। अभी तक 10 ऐसे एरिया हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, इनमें से 3 लोकेटेड है असम, मेघालय और मिजोरम में, और 1 लोकेटेड है आपके त्रिपुरा में। इनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं: खासी, जैंतिया एंड गारो, ये सभी मेघालय में लोकेटेड है। मिजोरम में चकमा, लाई और मारा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है। बात की जाए असम की, तो धीमा, कार्बी और बोडोलैंड, ये तीनों ही ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट असम में लोकेटेड हैं। बात की जाए त्रिपुरा की, त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड है। इनकी मैप पे लोकेशन कुछ इस तरह से है। यह आपका बोडोलैंड आ गया, यह आपका गारो, खासी, जैंतिया, धीमा हसाओ, कार्बी, मारा, चकमा और त्रिपुरा। ये सदर हिल का एरिया इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अब बात की जाए इन काउंसिल्स की, तो इनमें 30 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 4 नॉमिनेट करते हैं आपके गवर्नर साहब और 26 आपके डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजी। जो 4 पर्सन नॉमिनेटेड होते हैं गवर्नर द्वारा, उनका टेन्योर जब तक गवर्नर चाहे तब तक रहता है। वेयर एज बात की जाए इन 26 इलेक्टेड मेंबर्स की, तो इनका टेन्योर लगभग 5 साल का होता है। आइए अब बात करते हैं कि लद्दाख क्यों चाहता है कि उसे 6 शेड्यूल के अंडर इंक्लूड किया जाए। 1947 से ही लद्दाख आपका पार्ट रहा है जम्मू कश्मीर स्टेट का, और यहां पे इन्हें जम्मू कश्मीर स्टेट असेंबली में 4 सीटें अलॉटेड थी। अब जिसकी वजह से इनकी अंडर रिप्रेजेंटेशन थी जम्मू कश्मीर असेंबली में, जो कि मेजरली डोमिनेट होती थी कश्मीर वैली से, और कुछ हिस्सा रिप्रेजेंट करते थे आपके जम्मू के लीडर। अब इस वजह से जो इनकी डिमांड्स थी वो सुनी नहीं जाती थी इस असेंबली में। तो काफी लंबे समय से ये चाहते थे कि जम्मू कश्मीर से अलग होके इन्हें एक यूटी बना दिया जाए। इनकी ये डिमांड 2019 में पूरी हो जाती है, जब लद्दाख को एक अलग से यूटी बना दिया जाता है। लेकिन इस यूटी बनने के बाद से इन्हें कुछ अलग सेट ऑफ चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। पहला चैलेंज तो ये है कि इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है कहीं ना कहीं अब वो और भी ज्यादा घट गई है। ऐसा कहने के पीछे कारण ये है कि अब ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है इनका एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तो फिर भी लेजिस्लेचर अलाउड है, लेकिन लद्दाख को तो ऐसा प्रोविजन दिया ही नहीं गया है। इसी कारण से लोगों को अब लगता है कि पहले श्रीनगर में तो थी कैपिटल, लेकिन अब तो उससे भी दूर हो गई है। उसके अलावा जो डोमिसाइल पॉलिसी में चेंज लेके आई है गवर्नमेंट, इसकी वजह से इन्हें डर ये लगता है कि आउटसाइडर आके लद्दाख में इनके लैंड को अक्वायर ना कर लें। उसके अलावा इनको अपने रोजगार के लिए खतरा महसूस हो रहा है, और ऐसा भी लगता है इन्हें कि इनकी कल्चरल आइडेंटिटी कहीं ना कहीं गुम हो जाएगी अगर इन्हें 6 शेड्यूल में ऐड नहीं किया गया तो। अब इसके पीछे एक वैलिड रीजन इनका यह है कि यहां पे 90% से ज्यादा आपकी ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, और इस वजह से इन्हें 6 शेड्यूल में ऐड कर देना चाहिए।
आइए अब बात करते हैं कि क्या हम लद्दाख को 6 शेड्यूल में ऐड कर भी सकते हैं। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा 2019 में अपनी एक रिकमेंडेशन में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ने यह कहा था कि लद्दाख एरिया में ज्यादातर पॉपुलेशन आपकी ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो इस वजह से इसे 6 शेड्यूल में ऐड करना चाहिए ताकि इन एरिया में हम लोगों को प्रॉपर्टी परचेज और अक्वायर करने से रोक सकें और साथ ही साथ हम इनकी हेरिटेज को भी प्रिजर्व कर सकें। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम यह है कि अभी भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अलावा किसी भी एरिया को इंक्लूड नहीं किया गया है 6 शेड्यूल के अंडर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में भी जो आपकी पॉपुलेशन है वो ट्राइबल पॉपुलेशन ही है और इन एरिया को भी 6 शेड्यूल में ऐड नहीं किया गया है। उसके अलावा मणिपुर में भी कुछ एरिया में आपको ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा मिलती है और इन एरियाज को भी शेड्यूल्ड एरिया में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं यहां पे मैं आपको यह समझाना चाहूंगा कि लद्दाख के कल्चर और हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए कुछ प्रोटेक्शन तो देनी चाहिए इन्हें। क्या इन्हें 6 शेड्यूल में ऐड करना चाहिए या नहीं, यह डिपेंड करेगा लेजिस्लेचर के ऊपर। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।